हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम अपने कैपिटल गेन के अमेंडमेंट को लेकर के। आओ, तो कैपिटल गेन के अमेंडमेंट को अगर देखते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स दे दिए हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं उसके रिस्पेक्ट में फटाफट से बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ मुश्किल बातें नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ज़्यादा आए हैं एक पर्टिकुलर डेट को लेकर के, दैट्स वाई इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आए हैं। जो क्या है, कैपिटल गेन्स बोलते हैं अपने को टैक्स रेट के लिए। टैक्स रेट देखो, सुनना जरा ध्यान से। कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इस पे लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे तो बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल्स, और इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट इसमें एट द टाइम ऑफ सेल्स, यानी कि ट्रांसफर क्या हो, STT पेड हो, ठीक है। तब जाकर के वो 111A 112A में आएंगे। 111A यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। ट्रांसफर अगर टुक प्लेस है 23 जुलाई 2024 से पहले का, तो रेट 15% थी, ठीक है। बट अगर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है, 23 जुलाई 2024, हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं जब टैक्स रेट मैंने करवाई तब भी, तो 20% की टैक्स रेट लगेगी। LTCG 112A अगर है, LTCG कौन सा लग रहा हो, 112A, और वहां ट्रांसफर टुक प्लेस 23 जुलाई 2024 से पहले का है तो 10% था, और ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो फिर उस पर 12.5% का पॉइंट है। ऑन एक्सेस ऑफ 1,25,000, ये पहले 1 लाख की लिमिट थी, बढ़ के अब 1,25,000 की बात हो गई है। 1,25,000 तक एग्जम्प्ट है, एक्सेस के ऊपर टैक्स लग जाना है। अदर STCG है तो वो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोलते हैं अपने को यहाँ पे, ये बोल रहे हैं अदर LTCGs। अदर LTCG के लिए बोलूँ तो बोल रहे ट्रांसफर बिफोर जुलाई 2024, तो 23 जुलाई 2024 में क्या बोल दिया, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर्स हो या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो, तो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी के लिए तो विदाउट इंडेक्सेशन रेट कितनी है, 10% है। विदाउट इंडेक्सेशन कितनी, 10% है। अच्छा, और अदर एसएससी के लिए विद इंडेक्सेशन कितनी रेट थे, 20%। ये पहले की रेट थी जो थी है। लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के, और ZCB जीरो कूपन बॉन्ड्स, विदाउट इंडेक्सेशन 10% और 20% विद इंडेक्सेशन, तो दोनों में से जो भी आपको लेस है, यानी कि एसएससी को जो बेनिफिशियल होगा उसके रिस्पेक्ट में बात थी। अदर एसेट्स 20% विद इंडेक्सेशन हुआ करता था। ये सब चीजें हैं कब, 23 जुलाई 2024 से पहले। अब बात कर रहे हैं 23 जुलाई 2024 को और उसके बाद के चेंजेस के लिए, तो लैंड हो, बिल्डिंग हो, बोथ हो, लैंड बिल्डिंग बोथ, अक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2000। अब ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अक्वायर्ड पहले का ही होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है, और अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है तो 20% है। दोनों में से जो भी बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल कौन सा होगा, जहां टैक्स मेरा कम बनता होगा, तो वो वाला मैं अडॉप्ट कर लूंगा। तो एग्जाम में हमको क्या दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे क्या, हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल ऑप्शन चूज करना है आपको, तो दोनों से कैलकुलेट करके देखना होगा, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा बेनिफिशियल है। और इन केस ऑफ अदर एसएससी यानी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, रेजिडेंट, HUF को छोड़ दो, तो उन सबके लिए विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% पे ही टैक्स लगने वाला है। 12.5% हो गया 23 जुलाई 2024 के बाद। और अदर एसेट्स हैं, अदर लैंड है या बिल्डिंग है या बोथ है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में 12.5% है, विदाउट इंडेक्सेशन है, ठीक है, विदाउट इंडेक्सेशन। तो अदर कौन सा हो गया, ऑब्वियस है फिर ये 23 जुलाई 2024 के बाद वाला हो, और फिर कोई लॉन्ग टर्म हो जाए तो फिर उसके केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी
इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो रेजिडेंट हो उनके लिए ऑप्शन है 12.5 और 20% का, दोनों में से जो भी उसके लिए लिस्ट हो वो, अदरवाइज नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं अपने को ये, इन केस ऑफ लिस्टेड ऑब्लिक अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, इन केस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो अगर वो ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले के हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग पीरियड, वही अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, अरे अपने पास क्राइटेरिया होता था ना 12-24-36, 12-24-36, तो वो उस क्राइटेरिया में जो भी आ रहा होगा तो अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन अब 23 जुलाई 2024 के बाद से बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन अगर होगा 23 जुलाई 2024 को और उसके बाद बॉन्ड्स और डिबेंचर्स व्हाटएवर, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कुछ भी हो, होल्डिंग पीरियड चाहे 12 हो 24 हो 36 हो, उससे ज्यादा उससे कम कुछ भी हो, उन पर तो कैपिटल गेन जो भी होगा या कैपिटल लॉस जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा, उनके लिए लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही हट गया, समझे। लेकिन कब, 23 जुलाई 2024 के बाद। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वो तो मिलता भी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही सिचुएशंस में ना ऊपर मिलता था ना ये है, कभी भी नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो इनका पहले से ही हटा हुआ था। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ में जुड़ा है और वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हमारी डेफिनेशन बदल गई है कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या चेंजेस आ गए हैं, तो बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब 23 जुलाई 2024 से पहले जो ऑलरेडी बना के बने हुए थे, जो चार्ट आपकी कॉपी में बना हुआ है 12 महीने 24 महीने 36 महीने का, वो एज इट इज एप्लीकेबल होगा 23 जुलाई 2024 से पहले वाला। बट 23 जुलाई 2024 को और उसके बाद अब दो ही कैटेगरी रह गई, 12 महीने और 24 महीने। 36 महीने वाला क्राइटेरिया उड़ा दिया है, तो अब दो ही क्राइटेरिया याद रखेंगे। तो इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इनके केस में होल्डिंग पीरियड वही 12 महीने वाला ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, जो था पुराना वैसा का वैसा ही है। बाकी सब अदर वालों के लिए अब क्या हो गया है, 24 महीने का टाइम पीरियड आ गया है, 24 मंथ्स का। याद रखेंगे ये बात, ध्यान से रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। But in case of units of debt-oriented mutual funds, market-linked debentures, listed bonds, and unlisted bonds, unlisted debentures, which transfer on or after 23 July 2024, and any asset on which depreciation charged as per block of asset, तो उस पर गेन और लॉस हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म। अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, गेन और लॉस जो भी होगा कैपिटल का, वो हमेशा कौन सा होगा, हमेशा कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म ही होगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट हट गया है, तो ये सब चीज के लिए याद रखेगा। ये एसेट लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, एसेट का क्राइटेरिया नहीं है। इस पर जो कैपिटल गेन होगा ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, चाहे कैपिटल गेन हो चाहे कैपिटल लॉस हो, व्हाटएवर, वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। एंड द लास्ट वन इज, ये तो खैर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट बच्चे पूछ रहे थे बार बार अगेन एंड अगेन, सर ये एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बता दो जरा। एग्रीकल्चरल लैंड किसको कहेंगे? एग्रीकल्चरल लैंड का क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि अगर वो 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में आ रही है एग्रीकल्चर लैंड और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 है तो एग्रीकल्चर है। 2 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ रही हो कंटोनमेंट बोर्ड से, यानी ये ग्राम पंचायत नगर निगम जो भी होता है उससे, अगर 2 से 6 के बीच में तो पॉपुलेशन 1 लाख तक होगी तो हाँ वो एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो फिर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानी जाएगी। 6 से 8 किलोमीटर है, पॉपुलेशन 10 लाख तक ही भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर लैंड ही मानी जाएगी। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो गई तो फिर हाँ, अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर है, आपका कंटोनमेंट बोर्ड 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो फिर वो हमेशा एग्रीकल्चर लैंड ही कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, तो 2 किलोमीटर तक है, हाँ है, तो पॉपुलेशन 10 तक ही होनी चाहिए। सर 2 से बाहर निकल गई, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर है तो 2 से 6 पे चेक करो, पॉपुलेशन फिर 1 लाख तक ही होनी चाहिए। 6 से 8 है तो 10 लाख तक होनी चाहिए, और 8 से ज़्यादा अगर चली गई वो तो हमेशा ही क्या है, फिर एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली में एग्रीकल्चर इनकम में भी कवर्ड होता है और
जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे होते हो तो वहाँ पे कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ते टाइम पर वहाँ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया एक्सक्लूडेड करते कैपिटल असेट में से, तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ बच्चों को डाउट था तो मैंने सोचा कि इसमें इंक्लूड कर देते हैं। दैट्स इट, इतनी ही बात थी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ डेट को लेकर के थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड को ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो TDS की रेट्स वगैरह थी वो सब हम ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़े हैं, मॉड्यूल से ही पढ़े हैं। GST जितना ही पढ़ा वो सब हमने मॉड्यूल से ही पढ़ा है, तो इसलिए ऐसे कोई अलग से अमेंडमेंट की बात उसमें नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।